वेलकम बैक नाजरीन। हम लाइफ स्टॉक और लाइफ स्टॉक की एहतियात पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये अभी हम जिक्र कर रहे थे कि सर्दी का मौसम जो है वो ज़्यादा असरअंदाज होता है जानवरों पर। तो एक तो डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि जी नमूनिया होने का ख़तरा है। तो इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो जिनके खदशात होते हैं इस मौसम में, ख़ास तौर पे अगर हमने एहतियात नहीं की तो जानवरों का एहतमाल है कि वो इन बीमारियों का शिकार हो जाएंगे? जी बिल्कुल। जैसे सर्दी है या गर्मी, दोनों जो शिद्दत के मौसम हैं उसमें जानवर की सेहत ख़राब होने के चांस बिल्कुल होते हैं। अच्छा, तो शदीद गर्मी में भी जी इम्कान बिल्कुल, है? ठीक जो है, शिद्दत के मौसम हैं, जैसे ठीक है, अब सर्दी का शिद्दत है तो ठीक है। हमें सर्दी से बचाव के एहतियात वही रखनी चाहिए। खड़ा हुआ पानी नहीं पिलाना चाहिए कि रात का रखा हुआ पानी है तो वही पानी आप जानवर को दें, वो भी उसकी सेहत को ख़राब करता है। इस मौसम में ठंडा पानी ना दें हाँ आप? नहीं, ताज़ा पानी जो है ठीक है, ताज़ा पानी दें। और ये भी है कि सर्दी में जानवर को जो हमारा फार्मर है वो कहते हैं कि एक दफ़ा पानी दिखाता है, 2 दफ़ा, कि सर्दी का ऐसे महसूस होता है कि प्यास हमें कम लगती है, शायद जानवर को भी कम उसमें है। तो इसको बिल्कुल इस ख्याल को तब्दील करें, इसमें जानवर को 3 से 4 दफ़ा पानी लाजमी दिखाएं। अच्छा, उनको सामने रखें, जितना वो ठीक है, पिएगा 1 बाल्टी 2 बाल्टी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है ठीक उसके है। मुताबिक और ये वो कितने वक्फे पिएंगे। से पानी उसको दिखाना तकरीबन चाहिए? 6 घंटे का वक्फा आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे रख ज़्यादा सकते ना हैं, करें? इसके ना रखें। ठीक है, क्योंकि देखिए जो जानवर दूध देने वाले हैं, दूध के अंदर भी जो जो एक जानवर है 10 लीटर दूध देने वाला है उसमें 80% तो पानी होता है, वो उसकी पानी बॉडी से पिएगा तो निकलता है। दूध पानी निकलेगा। पिएगा ठीक तो है, वो हाँ। अपनी उस अब लोग रिक्वायरमेंट को पानी नहीं पूरी पिलाते, करेगा। कहते हैं जी दूध कम दे रहा है जानवर जी। बिल्कुल, वो ये कैसे? एक बिल्कुल ये इम्पैक्ट है ठीक है, जो कि प्रोडक्शन को कम करने का भी एक सबब उसमें बनता है। जी सबब ठीक, बनता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो मौसम की शिद्दत है उसको हम मुख्तलिफ तरीके से उसकी हाउसिंग को बेहतर करके हम कर सकते हैं कि उसका जो इन्वायरमेंट है जानवर का, जैसे हम कंफर्टेबल इन्वायरमेंट महसूस करते हैं कि उसके लिए भी इन्वायरमेंट उसी तरह का हमें बनाना पड़ेगा ताकि उससे जो हम जो ऑप्टिमम जो उसकी पैदावार है वो ले सके ना। उसके लिए उसके आप अंदर बांधें जल्दी, और जब मौसम ज़्यादा ठंडा है तो शेड के अंदर कर लें, जानवर को धूप निकली हुई तो बाहर बांधें ताकि धूप में भी जानवर उसको धूप भी आनी चाहिए। अच्छा, हम गर्मियों की जो बीमारियां हैं उस पर तो गर्मियों में बात करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस मौसम में एक तो जानवर का खदशा है कि नमूनिया हो जाएगा, नमूनिया जैसे छोटे जानवर हैं, इसके अलावा क्या हो सकता है? छोटे जानवरों में नमूनिया की बीमारी, ठीक है, जिसको हम कैपराइन कंटेजियस कैपराइन प्लोरोनमूनिया कहते हैं, उसके लिए ये है कि हम आजकल इसी दौर नवंबर में और दिसंबर में वैक्सीन कर ली जाती है इस बीमारी के। इसके इलाज में बात करते हैं जी सर, लेकिन एक तो नमूनिया का खदशा होता है। दूसरे नंबर पे अब जैसे मुंह खुर है, ठीक है, वो भी इस शिद्दत के मौसम में बिल्कुल वो बिल्कुल इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो कोई भी जो आपकी इन्फेक्शियस बीमारी है वो बड़े जानवरों को में भी आ सकती है, जैसे गलघोटू है, वो भी मतलब इम्पैक्ट है, शिद्दत के मौसम में बढ़ आ सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें ये कि इन्फेक्शियस बीमारियां भी आ सकती हैं, और कुछ जो अगर आप उनके मौसम की जो ठंड लग जाना, जैसे फॉग फीवर है, जिस तरीके से मौसम फॉग वाला भी था और बीच में स्मोक भी था, तो वो एक फॉग फीवर भी एक जानवरों में एक बीमारी है जो कि जाहिर हो सकती है ना। अच्छा, उसके क्या अलामात हैं? उसमें भी इसी तरीके जी बुखार होता है, जानवर को खाना पीना छोड़ देता है, और वो क्या घबरा जाता है फॉग से या नहीं, मौसम जैसे उसके इम्यूनिटी लेवल कम होता है ना जानवर का, तो इम्यूनिटी लेवल कम होने की वजह से उसमें इन्फेक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से फिर बुखार और इस तरह के अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं ना। काबिल इलाज है, काबिल इलाज हो जाता है इसका कोई उसमें। जी, ये डॉक्टर अबनवास साहब ये हमें बताएं कि जानवर को नमूनिया हो गया, मैं एक फार्मर हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि इसको नमूनिया हो गया? वो क्या अलामात हैं जिससे मुझे फौरी तौर पे अलर्ट हो जाना चाहिए कि जानवर को नमूनिया हो गया? इसमें ऐसा है जी कि जब जानवर को नमूनिया का अटैक होता है तो सबसे पहले तो जानवर कांपना शुरू कर देता है। अच्छा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उस वजह से, और फिर चूँकि इसमें लंग्स की, फेफड़ों की इन्फेक्शन हो जाती है। नहीं वो तो देखे ना जी, आप टेक्निकल आदमी हैं, आपको पता वही गुजारिश कर रहा हूँ, उस इन्फेक्शन की फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि उस इन्फेक्शन की अलामत ये जाहिर होती है कि जानवर खांसना शुरू कर देता है। ठीक है, और फिर एक वो कांपना शुरू कर देगा, एक खांसना शुरू कर देगा, और फिर अगर ये बीमारी प्रोलॉन्ग करती है, आप वक्त पे उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो फिर उसके ये नाक से, दोनों नथनों से भी पानी बहना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और मुंह से भी पानी, जैसे ये हमें अमूमी तौर पे जुकाम हो जाता है लोगों को, हम इंसानों को, उनके नाक से पानी बह रहा होता है और गला भी शायद खुश्क। जी बिल्कुल ऐसे ही गले में खराश भी होती है, और गले में खराश और सांस की नाली में खराश की वजह से ही खांसी होती है। ठीक है, और नज़ला, नाक से पानी बहना है, उसको नज़ला भी आप कह लें, ज़ुकाम भी कह लें, लेकिन आम तौर पे जानवरों में जो नमूनिया होता है ना उसमें नज़ला ही होता है, ज़ुकाम नहीं होता, क्योंकि ज़ुकाम की फिर वो
थोड़ी सी इंसानों की तरफ अगर आ जाए तो इनकी अक़साम अलग-अलग हो जाती हैं। ठीक है। तो जानवरों में ये नज़ला मेन इसकी अलामत है। ठीक है। और फिर साथ ही मुंह से भी पानी बहना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, वो अपना खाना पीना भी उसकी जो रफ्तार है और उसकी मिकदार है वो भी बदल देगा, या वो ज़ाहिर है जी खाने की मिकदार भी कम हो जाएगी उसकी, और उसका वक्फा जो है खाने के दौरान का वो भी बढ़ा देगा जानवर। बढ़ा देगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई बीमारी है। बोदला साहब से पूछते हैं जी, फार्मर हैं, इनको ज़ाहिर है ये सारा पता होगा। बोदला साहब, आपके फार्म पे जब जानवर बीमार हो जाते हैं तो आपको कैसे पता लगता है कि ये बीमार हो गए? वो खाना पीना छोड़ देते। पहली अलामत ये होती है कि खाना पीना छोड़ दिया। खाना खाते भी हैं लेकिन वो दिलचस्पी नहीं लेते। ठीक है। थोड़ा थोड़ा करते। दूसरी पे अगर सर्दी होगी, सर्दी में वो सुकड़ के खड़े होंगे। ठीक है। बाल उनके खड़े हो जाएंगे। अच्छा। और महसूस होगा कि सर्दी लग गई, ये बीमार हो गए हैं। अच्छा। यही तो फिर आप करते क्या हैं? वो जब बीमार हो जाए उसके ऊपर कपड़ा भी डालते हैं? आजकल हमारे पास सहूलत बड़ी है, टेलीफोन है, ये आम जो है ना डॉक्टर साहब जो छोटे डिस्पेंसर टाइप हैं, ठीक है, वो जगह जगह फिरते हैं। उनसे हमारा राब्ता, हम शहर से बहुत दूर हैं। ठीक है। कम से कम मेरा ख्याल है 15-20 किलोमीटर दूर बैठे हैं। ठीक है। वहाँ से डॉक्टर को बुलाना मुश्किल हो जाता है। वो आम प्रैक्टिशनर जैसे होते हैं प्राइवेट, ठीक है, उनके पास होता है, उनको फ़ोन करते हैं, वो आ जाते हैं, इलाज करते हैं। तो ये देहात में चकों में बैठे होते हैं ये नहीं, शहर से भी होंगे, फ़ोन करेंगे वो आ जाएंगे। ठीक है। दवाई भी साथ ले, सारा ट्रीटमेंट देंगे हम। अच्छा, गुड। हाँ जी। अगर उनसे भी नाकाबिल, फिर डॉक्टर साहबान हैं, इनसे मशवरा ले लेते हैं। अच्छा। तो ये वैसे लाइफ स्टॉक के लोग आप तक पहुंचते हैं आपको बताने के लिए कि जी ये मसला है तो आपने ये करना है, ये परेशानी हो तो नहीं, बताते हैं, बताते हैं। ये तो अक्सर मीटिंग तो होती रहती है डॉक्टर साहब के साथ, हमारा तो रब्ता रहता है। अच्छा, आप तो खैर शायद बड़े फार्मर होंगे इसलिए रब्ता रहता होगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आम काश्तकार है बेचारा छोटा, जिसके पास एक दो जानवर हैं, उसको भी जो है ये आगाही मिलती रहती है, या बस सारा फोकस जो है वो सिर्फ बड़े? क्या होता है जो छोटा काश्तकार है, हाँ जी, उसका भी राब्ता लाइफ स्टॉक के साथ इसी तरह होता है? बिल्कुल। आजकल तो बिल्कुल हर आदमी जो है ना इनसे राब्ता, इनके जो डिस्पेंसर होते हैं, ये इलाज करते हैं, मोटरसाइकिल उनके पास हैं, उनके नंबर हर जगह मिलेंगे आपको। ठीक है। अगर मुझे पता नहीं है, आप मुझसे पूछेंगे नंबर कि फलां डॉक्टर का नंबर दीजिए, हमारा जानवर बीमार है, और रब्ता कर लेते हैं। डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, साथ बैठे हैं। अच्छा, वो हमने देखे तो हैं कि लाइफ स्टॉक के लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं और वो नंबर शंबर भी लिखा हुआ होता है। तो ये अगर आम फार्मर कोई है उसके लिए हेल्पलाइन भी दी हुई है कि आप इस नंबर पर रब्ता करें? बिल्कुल हेल्पलाइन है। मैं आपकी इजाज़त से मैं बता भी देता हूँ। शेयर भी कर दें बिल्कुल काश्तकारों के। 08,000। अच्छा, 0800009211। अच्छा, ज़बरदस्त, बिल्कुल आसान सा नंबर है, 08,0009211। ठीक है। आप इस पे अपनी कोई भी, ये काश्तकार के लिए 9211 है या आपके वर्कर के लिए 9211? जी, आसानी के लिए इस तरह का नंबर रखा गया है ताकि याद करने में भी आसानी रहे। और जैसे 1122 का नंबर एक है हमारे इस सेक्टर के लिए, 9211 है ना, वो इस पे कॉल करें, इस पे कॉल करेंगे, अपना मसला बताएंगे, वो उनसे थोड़ी सी मालूमात लेंगे कि आप किस मौजे से, किस जगह से आप बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उसी मुतलका जो हमारा जो डिप्टी डायरेक्टर है, उसको वो उनका पूरा जो बायोडाटा और जो उसकी शिकायत है, शिकायत मीन या उसको हेल्प दरकार है, वैक्सीन दरकार है, इलाज मुआवजा दरकार है, कोई रहनुमाई दरकार है। कुछ रहनुमाई हैं जो टेलीफोन पे उनको बता दी जाएंगी उस वक्त, कुछ ऐसी हैं कि जो इन पर्सन जाके होंगी ना। तो वो हमारे मुतलका तहसील के डिप्टी डायरेक्टर को उधर से हमारे हेल्पलाइन से वो टिकट, उसको हम कहते हैं, जनरेट हो जाता है। अच्छा। कि ये बंदा है, इनसे आप रब्ता करें और विद इन 24 आवर इस कंप्लेंट को आप रिजॉल्व करें या इसकी रहनुमाई करें ना। अच्छा। वो फिर उधर से जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं वो उस इलाके के मुतलका जो डॉक्टर साहबान हैं, हर इलाके में जहाँ पे हमारी डिस्पेंसरी मौजूद है वहाँ के डॉक्टर को वो अलर्ट होगा और उधर से जो बिल्कुल मुतलका उस मौजे का जो वेटरनरी असिस्टेंट है हमारा, उस तक वो टिकट चला जाएगा। सारा ये डिजिटलाइज है अब सिस्टम ना। उधर से वो जाएंगे, उसकी जो कंप्लेन है, जो मामला है, उसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद वो ये मामला यहीं पे ख़त्म नहीं किया जाता, उधर से वो फिर टिकट को क्लोज करेगा जिस बंदे ने
काम कर दिया है, फर्ज करें कि अच्छा, उसका फीडबैक लिया जाएगा। जी जी जी, फीडबैक होगा कि ये आप काम हो गया है ना, तो उधर से फिर वो एक मैसेज इस हमारे सिस्टम में भेजेंगे, तो देन अब उसको हम यहाँ बैठ के भी मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टरेट्स के अंदर, ऑफिस के अंदर, मुख्तलिफ जगह पे उसकी हम मॉनिटरिंग सिस्टम है पूरा उसमें उसको कि ये टिकट बताएं हमारा कि ये तो हो गया ना जी, जानवर कोई हल्का फुल्का बीमार है, आपको इतला कर दी आपने आके, अगर कोई ज्यादा बीमारी है तो फिर इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा इसमें ये अर्ज करूं कि कुछ लोगों की जैसे एजुकेशन के हवाले से हमारे महकमे का बिल्कुल एक सिस्टम है कि हर हमारा वेटरनरी ऑफिसर जो तैनात है वो 1 महीने में 2 प्रोग्राम अवेयरनेस के, फार्मर के विलेज लेवल पे जाके उनके डेरे पे बैठ के जैसे हैं फार्मर्स को इकट्ठा करते हैं, उधर उनको उनकी आगाही की जाती है। जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम के हवाले से बताया जाएगा, उधर फिर जाके मस्जिद में ऐलान करवा के आप वैक्सीन भी करवा सकते हैं, उसी वक्त वैक्सीन भी की जाती है उस इलाके की ना। ये हर हमारा वेटरनरी ऑफिसर 1 महीने में 2 प्रोग्राम ये करते हैं। और इसके साथ साथ स्कूलों को भी हमने इसमें मतलब शामिल किया, स्कूल फोकस प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, वो महीने में 1 प्रोग्राम कोई हाई स्कूल है जिसमें बच्चे जो मैट्रिक लेवल के जो बच्चे उनको हैं भी उनको, क्योंकि वो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जाके अपने काश्तकारी के साथ अपने जाके जानवरों का दूध भी निकालना है, चीज़ें भी देखनी है, तो उनको छोटी छोटी बीमारियों के बारे में ये हमारे डॉक्टर साहबान बताते हैं। और अपना जो उनका पर्सनल नंबर है वो भी शेयर करते हैं कि आप इस नंबर पर डायरेक्टली भी आप हमें मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन के जरिए भी कर सकते हैं और इस नंबर के जरिए भी, ताकि वो जो एजुकेशन के लेवल से भी लोगों को पता लग जाए, चीज़ों का अवेयरनेस हो और डायरेक्टली भी लोगों का जो है राब्ता वो बेहतर हो जाए ना। अच्छा, ये बताएं ना कि ये मैंने जैसे आज की एक तो जानवर है हल्का फुल्का बीमार है, उसने फ़ोन किया आपसे, रहनुमाई ले ली, दवाई ले ली। एक जानवर है जो अचानक गिर पड़ा है और पता लगता है कि जी मरने वाला है, वो आपको कॉल करता है, तो आप उसको रेस्क्यू करते हैं या उसे कहते हैं भाई छुरी फेर लो इसको? अब नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जाता कि उसको मतलब करें, लेकिन कोशिश यही होती है कि उसको हम ट्रीटमेंट बाहम उसको पहुंचाया जाए ना। एक बाद का इमरजेंसी आती भी है तो सबसे पहला जो कॉन्टैक्ट का नंबर है ना, जितने भी हमारे जो लाइफ स्टॉक फार्मर हैं उनके लिए मैं मतलब ये उनसे गुजारिश भी करता हूं कि जो उनका करीबी शफा खाना हैवानात जो है ना, उसके साथ अपना लिंक जो है वो डेवलप करें, बेहतर करें ना, ताकि उनके हर वक्त का साथ है। किसी वक्त कोई जानवर बीमार है, कुछ है, कोई वैक्सीन की कैंपेन चल रही है, कोई और इस तरह की कोई मामला जो आते हैं, जितना आपका तल्लक मजबूत होगा महकमा लाइफ स्टॉक के हॉस्पिटल के साथ, उतना आप ज़्यादा फैसिलिटेट हो सकेंगे, क्योंकि यूनियन कौंसिल लेवल पे हमारे लोग मौजूद हैं, वो राब्ते में हैं। जैसे बताया कि बोधा साहब ने भी कि लोगों के नंबर भी हैं, मोटर बाइक भी है, तो ज़ाहिर है उस इलाके के ही मोस्टली लोग उधर तैनात हैं, तो वो फ़ौरन कोशिश होती है कि उनको फ़ोन होता है और उसी वक्त जाके उनको हम इलाज मुआवजे की सहूलत प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं ज़रा डॉक्टर अब्दुल नवाज साहब को शामिल कर लूँ, फिर इसमें मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक बड़ा अहम पहलू ये है कि ये जो दवाइयाँ हैं जो इनके इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये मकामी तौर पर तैयार हुई हुई होती हैं या बाहर से आती हैं? क्योंकि आप रिसर्चर भी हैं, इसको बेहतर जानते हैं। नहीं, ऐसा ही है कि जो हमारी जानवरों के हिफाजती टीका जाते हैं, जिनको हम वैक्सीन्स कह सकते हैं, ठीक है, उनकी अक्सरियत तो हमारा वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर ही पैदा कर रहा है। अच्छा, मकामी तौर पर तैयार हम ही खुद अच्छा गुड लोकली विद इन पाकिस्तान वैक्सीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने मुल्क की ज़रूरियात उसी प्रोडक्शन से पूरी हो रही हैं। अच्छा, और वो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का फिर अपना एक बाकायदा सप्लाई सिस्टम है, कोल्ड चेन सिस्टम हम उसको कहते हैं। ठीक है, वो लाहौर से ही मॉनिटर होती है सारी गाड़ी, जहाँ जहाँ जाएगी सप्लाई के लिए हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पे कोल्ड चेन स्टोर बने हुए हैं, और गाड़ी लाहौर से चलती है, वैक्सीन फिल होती है उसमें, वो भी एयर कंडीशन गाड़ी होती है, और उसमें बाकायदा मॉनिटरिंग सिस्टम है जो लाहौर में भी वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ हमारा ऑफिसर मॉनिटर करता है कि इस गाड़ी को पूरे रास्ते में कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कोई टेम्परेचर का मसला ना हो, ये यकीनी बनाया जाए कि एफिकेसी के साथ जो है वो दवाई जाके वहाँ तक पहुँचे। जी बिल्कुल, टेम्परेचर मेंटेन रहे इसका, जो इसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो मेंटेन। एक ब्रेक ले लूँ डॉक्टर साहब, फिर आपसे यहीं से बात करते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लाइफ स्टॉक और लाइफ स्टॉक को बचाने की बात हो रही है। डॉक्टर साहब, एक तो ये पहलू हो गया ना कि जी वैक्सीनेशन हो गई, वैक्सीनेशन तो प्रिवेंटिव हो गई ना कि जी हमने बचाना है बीमारियों से। अच्छा, दूसरा ये है कि जानवर बीमार हो गए हैं तो अब उसकी दवाइयों की सूरत हाल में, जैसे हम अमूमी तौर पर हम इंसानों में देखते हैं कि जी बंदे को सर में दर्द है तो ज़रूरत नहीं है, जाके खुद ही पैराडाल ले ली, डिस्प्रिन ले ली।
हत्ता कि एंटीबायोटिक भी खुद ही, अब तो स्टीरॉइड भी खुद ही अपना नुस्खा खुद ही लिख के इस्तेमाल शुरू कर वजह देते हैं। फरमा रहे हैं। तो ये जानवरों में भी यही सूरत हाल है कि भी जो लोग, अब जानवरों में मैंने देखा है कि दवाइयों का ढेर उनके पास खुद ही पड़ा होता है और वो खुद ही टीका उठाते हैं, टीका भी लगा देते हैं और दवाई भी पिला देते हैं। तो ये वहाँ जो एक्सरसाइज हो रही है, ये कोई नुकसानदेह है या ठीक है चल रहा है तो कोई बात नहीं? पहली बात तो ये मैं अर्ज़ कर दूँ जी कि जैसा आपने पूछा कि दवाइयाँ मकामी तौर पे बनती हैं हमारे पास, तो अल्लाह की मेहरबानी है हर किस्म के एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स या स्टीरॉइड्स, ये बन रही सारी चीज़ें पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर हो रही हैं। नो डाउट के कुछ साल्ट्स इंपोर्ट होते हैं उनके, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे हो रही है। ठीक है। इसके अलावा कुछ कंपनियां हैं जो डायरेक्ट भी इंपोर्ट करके उनको फिर आगे सप्लाई करती हैं या सेल करती हैं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन हर चीज़ की एफिकेसी को बरकरार रखने के लिए उसकी प्रॉपर डोज की डिटर्मिनेशन ज़रूरी है। ठीक है। कि एक जानवर से कि मैं दो कंपैरिजन दूंगा आपको, एक देसी गाय हमारी चुलस्तानी कह लें, उसका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 400 किलो होगा। ठीक है। उसके मुकाबले में हमारे पास एक फ्रीजियन गाय है, ठीक है। उसका 800 से 1000 किलो तक वज़न होगा। डबल हो गया। तो हम अगर एक ही डोज दोनों को दे देंगे तो लामहल्ला दवाई असर तो नहीं करेगी ना। ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जानवर के वज़न के मुताबिक जो दवाई हम दे रहे हैं उसकी डोज एडजस्ट की जाए और उसको दिए उसके मुताबिक उसको वो डोज दी जाए। चाहे हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, चाहे स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, वैसे स्टीरॉइड्स देने नहीं चाहिए नॉर्मली, चाहे हम एंटीपायरेटिक्स दे रहे हैं, चाहे हम डिवर्मर क्यों नहीं दे रहे हैं, पेट के कीड़े मारने की दवाई, तो कोई भी दवाई जब तक जानवर का वज़न हम डिटरमिन ना कर लें कि इस जानवर का इतना लाइव वेट है। बीमारी की शिद्दत का भी अंदाजा होना चाहिए ना जी, बीमारी किस नोयत की है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर जाहिर है मिकदार बिल्कुल जाहिर है, जब बीमारी ज़्यादा होगी तो फिर डोज भी उसके हिसाब से। रिकमेंडेशन क्या है आपकी? काश्तकार अगर इस सारी सूरत हाल का शिकार है तो बेहतर ये है कि वो किसी एक्सपर्ट से रब्ता करे। बिल्कुल, सबसे बेहतर चीज़ तो यही है कि कोई भी फार्मर हमारा, ठीक है, हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे अभी बात हुई है, डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, फार्मर डेज भी हो रहे हैं, उनमें भी इस बारे में आगाही दी जाती है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि अपनी इस दौलत को इस दौर में कम से कम अगर हम देसी जानवर भी अच्छा प्रोडक्शन वाला देखें ना जी, तो वो भी 2 लाख रुपए से कम का नहीं मिल रहा है। तो हम अपनी इस दौलत को लापरवाही की वजह से क्यों ज़ाय करें? ठीक है। बेहतर ये है कि नज़दीक तरीन वेटनरी ऑफिसर से रब्ता किया जाए। ठीक है। वो खुद जा सकता है तो वो खुद जाए, अगर उसके पास कोई और मसरूफियत है तो अपने वेटनरी असिस्टेंट को भेज दे और बाकायदा गाइड करके भेजे कि आपने इस जानवर को इस तरह ट्रीट करना है। बोदला साहब, ये बताएं कि आप तो खुद भी आधे डॉक्टर हो गए होंगे भाई, आधे डॉक्टर तो आप खुद हो गए होंगे भाई, किस तरह बीमारी का इलाज करना है। अगर डिस्पेंसर को भी बुलाया है, डॉक्टर भी आया है, उसको देखा होगा भाई उसने जानवर की ये कैफियत थी तो ये दवाई दे दी है, तो अब तो मेरा ख्याल है आप खुद भी दवाई शुरू करा देते होंगे, जरूरत नहीं याद हो जाती है। अगर नहीं भी आती तो फिर पूछ लेते हैं। हमारे पास ये मोबाइल सर्विस है ना जी। ठीक है। आजकल जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ठीक है, इनका एक मोबाइल अस्पताल है। अच्छा, वो अस्पताल भी आपके पास पहुंच जाता है जरूरत हो तो? गाड़ी उनके पास है, सारा सामान उनके पास हो तो पहुंच जाते हैं। ठीक है। लेकिन आजकल जो है ना वो पुरानी दवाइयाँ, पहले हमारे, आपको याद एक दिलचस्प बात बताऊँ, हिंदुस्तान में हमारे ताया जी थे, ठीक है, उनको सरकार ने अपने डेरे पे औजार, दवाइयाँ सब कुछ दिया हुआ था थोक हिसाब से। ठीक है। वो बिल्कुल, और दवाई वो देसी। आपका फ़ोन बज रहा है, इसको बंद कर दीजिएगा, मैं ज़रा आगे बात कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। वो देसी दवाइयाँ देते थे। ठीक है। आजकल तो हो गए ठीक, तो उसे ठीक हो जाते थे। ठीक है। ये बताएं कि ये जो दवाइयाँ हैं जानवरों की बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं, महंगी हैं या सस्ती हैं? क्योंकि जो इंसान इस्तेमाल करें वो महंगी तो ज़ाहिर है, महंगी तो हैं जी। अच्छा, लेकिन देखा जाए जानवर की कीमत देखें उस हिसाब से कुछ नहीं है। खुदा न खास्ता वो फैटल किस्म की बीमारी है, तो ज़ाहिर है हमें 10-20 हज़ार 30 हज़ार लगाना पड़ेगा। अच्छा, आपने जो फार्म बनाया हुआ है वहाँ काफ़ी मिकदार में दूध भी होता होगा? जी, दूध भी होता होगा। दूध? जी। तो दूध बेचते हैं, क्या करते हैं? दूध बेच देते हैं, सुबह का बेच देते हैं, शाम का वापस नौकर दे जाता है। बच्चा जाता है सुबह, ठीक है, फार्म पे जाएगा, ठीक है, उसने अगर खुद जाना है तो शाम को लेता आएगा, ठीक है, सुबह वाला वो वहीं बेच देगा। उससे जो उसकी खाद, पानी शानी में मिलाते हैं जी? दूध में पानी नहीं, पानी नहीं मिलाते। पक्की बात नहीं मिला, नौकर मिला दे तो उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है, लेकिन हम पानी नहीं मिलाते। अच्छा, ये भी आम है कि भी वो गाय और भैंस का दूध मिक्स कर देते हैं? नहीं, उससे अलग-अलग बेचते हैं, गाय का अलग, भैंस का अलग। अच्छा, आप ये बताएं हमारे काश्तकार को
कि इस मौसम में वो क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें? अक्सर मैंने देखा है कि लोगों ने अपने जानवरों के ऊपर कपड़े डाले होते हैं, तो कपड़े से गुजारा हो जाता है? अगर आप कपड़ा डाल लें, शेड नहीं है तो कपड़ा डाल के खड़ा कर दें उसको? ये बचत तो होती है, कुछ ना कुछ किसी हद तक बचत तो हो जाती है। ठीक है, अब ये तो नहीं उसको मुकम्मल इलाज जैसे शेड में होगा, ठीक है, वो हिसाब तो नहीं होगा। कोशिश करें कि शेड हो। कोशिश तो शेड की होनी, सर्दी के हिसाब से। ठीक है, अगर सर्दी कम होगी, जानवर अगर आप खुला छोड़ देंगे, जानवर बाहर निकल आएगा। अच्छा, ये आम जैसे ये भी डॉक्टर मसला है, साहबान ठीक है। बताते हैं कि जानवरों को खुला छोड़ दें। ठीक है, अगर वो खुला छोड़ देंगे, अगर उसको अंदर गर्मी महसूस होगी तो बाहर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएंगे, ये देखिए ना, ये बड़ी अहम बात की बोतला साहब ने कि अगर शेड में आपने खड़ा किया है तो आपने तो उसको सर्दी से बचाने के लिए खड़ा किया, पता लगा वहाँ टेम्परेचर रेज हो गया और इतनी गर्मी हो गई कि जैसे इंसान भी सर्दियों के मौसम में भी अनकम्फर्ट फील करता है अगर कहीं गर्मी हो जाए, तो ऐसी सूरत में हमारे पास कोई निज़ाम है कि हम जो शेड का टेम्परेचर है उसको किस तरह मेंटेन करें? कोई थर्मामीटर लगा के रखें या कैसे मॉनिटर करते रहें और फिर एहतियात करें? देखें, इसमें चीज़ तो वही है कि अगर टाइट करके अंदर बांधेंगे कि मौसम गर्म हो गया है अंदर का और हमने पल्लियाँ भी बिल्कुल डाली हुई हैं और हर तरफ से गैस भी अंदर हो रही है, क्योंकि जब जानवर गोबर और पेशाब वगैरह करता है उससे गैस बनती है, अमोनिया गैस भी बनती है ना। तो लिहाजा इसको इस तरीके से करेंगे कि उसमें हवा जो फ्रेश एयर है उसका गुजर होना ज़रूरी है ना, उसका रास्ता रखें, उसका बिल्कुल उसमें बिल्कुल बंद ना कर दें, बिल्कुल बंद नहीं उसमें, क्योंकि फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल उसको बंद करके हम उसका सिर्फ टेम्परेचर तो मेंटेन कर लेंगे, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ जो उसको ऑक्सीजन जो चाहिए है सांस लेने के लिए चाहिए होती है, वो उसके लिए हमें उसको लाजमी है कि उसको हवा वाला निज़ाम पूरा उसको रखेंगे ना, ताकि उसमें से गंदी गैसें जो हैं वो बाहर निकल जाएं और जो फ्रेश एयर है वो उसको मिलती रहे ना। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये कहते हैं कि हम जानवर की मर्ज़ी के मुताबिक के खुला छोड़ने में जो फ़ायदा ये है कि जानवर को जिस तरह का मौसम बेहतर लगता है वो उस तरीके से महसूस करता है ना। लेकिन जो 2, 3, 4 जानवर रखने वाले हैं वो ज़ाहिर है जितनी जगह थोड़ी होती है वो सारे जानवरों को खुला नहीं छोड़ सकते हैं। जो बड़े फार्म हैं या जो कमर्शियल जो फार्म डेयरी फार्म वगैरह हैं तो उसमें अमूमन जानवर को हम खुला छोड़ते हैं, वो कंफर्ट जितना फील करता है, वो शेड के नीचे भी आ जाए तो वो कंफर्ट फील करता है जानवर। अगर उसको नहीं है तो फिर वो बाहर भी निकल जाता है, उसमें ऐसी सूरत हाल नहीं, उसको नुकसान भी नहीं होता उस चीज़ का, नुकसान भी नहीं होता। जी, अच्छा ये बताएं कि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों ने जानवरों को इकट्ठा बांधा हुआ होता है, जी, मतलब उसमें बैल भी हैं, गाय भी है, भैंसें भी हैं, बकरियां भी हैं, भेड़ें भी, तो ये मुख्तलिफ जानवरों को इकट्ठा बांध लेना ये ठीक है? ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि हर जानवर की इम्यूनिटी लेवल भी डिफरेंट होगा होता है और उसका बॉडी टेम्परेचर भी, वो बर्दाश्त का भी लेवल डिफरेंट होगा। जी तो इसको कैसे उसमें देखें, उसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप के जानवर भी आपने रखने हैं तो अलग-अलग पेन होने चाहिए। देखें कमर्शियल डेयरी फार्म में आपने छोटी उम्र का जानवर रखा हुआ है जिसमें आपके काफ्स हैं, छोटे जो बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, जो वो एक एज ग्रुप के एक जगह पे रखें, दूसरे एज ग्रुप के जो बड़े हैं, अडल्ट हैं, दूध देने वाले जानवर हैं वो अलहदा हों, जो आपने जो प्रेग्नेंट जानवर हैं, जो हमला जानवर हैं, ज़ाहिर है उनको थोड़ा सा और एहतियात से रखना पड़ता है, उनको थोड़ा सा अलहदा रखें ना। ये सारी चीज़ें बेहतर तो यही है जो आइडली कि वो सारे जानवर जो हैं वो अलग-अलग। तो इसकी रहनुमाई कैसे मिलेगी? ये भी लाइफ स्टॉक का महकमा जो है बिल्कुल काम आपको करता है कि जी आप इसको बिल्कुल ये रहनुमाई का सेशन हम यही चीज़ बताते हैं लोगों को। एजुकेशन का जो मकसद भी है कि जो बेसिकली तो है जो हमने जानवर रखा हुआ वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होना उसका होना चाहिए। लाइफ स्टॉक हम रखते ही इसलिए हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और जो हमारी नीड है उसको पूरा होना चाहिए ना। तो लोगों की आगाही के लिए जो प्रोग्राम किए जाते हैं वो भी यही है कि इस को एज ए बिजनेस मॉडल लिया जाए और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नज़र रखी जाए कि हम कैसे, एक जानवर तो हमने रखे हुए हैं उससे हम कैसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं जिससे हमें इन टर्म्स ऑफ मनी भी और इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन भी दोनों तरह से हमें मतलब मुल्क को भी फ़ायदा होगा और हमारी अपनी इकोनॉमी भी बेहतर होगी। डॉक्टर साहब ये बताएंगे, अभी हमने देखा कि मुर्गियों के हवाले से कंट्रोल शेड आ गए हैं। जी सर। पोल्ट्री फार्मिंग में काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, तो क्या ये जो दीगर जानवर हैं इनके लिए भी इस तरह के कंट्रोल शेड बनने लगे हैं? बिल्कुल हैं, वो भी हैं जो बड़े जो डेयरी फार्म हैं वो उसमें बिल्कुल कूलिंग पैड और पंखे और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल लगाई जाती हैं। क्योंकि जो हमारा इंडिजिनस एनिमल है, जो बफलो है या जो हमारी जो देसी गाय है, वो तो जो हमारा जो हार्श वेदर है या जो मौसम की शिद्दत है उसको बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जो इम्पोर्टेड एनिमल है, जो बाहर से हमारा जानवर फ्रीजियन हॉल्स्टन या दूसरे जो जर्सी के जानवर जो आते हैं उनको हमें बड़ा मतलब क्योंकि ठंडे इलाके से वो आते हैं तो उनको हमें
गर्मी से खास तौर पे बचाव बचाना के लिए होता है। उसमें वो निज़ाम हमें करना पड़ता है कि उसको पंखे भी लगाने पड़ते हैं, पैड भी लगाने पड़ते हैं, ताकि उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो उसना दिया जाए। बिकॉज उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है जानवर की, उसको खुराक भी ज़्यादा, उसको एनवायरनमेंट भी ज़्यादा बेहतर डिमांड करता है। वो इम्यूनिटी लेवल भी इस तरह का नहीं है जिस तरह हमारा इंडिजिनस जानवर जो है उसका इम्यूनिटी लेवल बेहतर है। डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब ये बताएं कि आपके ख्याल में एक जानवर का अमूमन ख़ास तौर पे हम गाय भैंस जो रखते हैं वो किस दर्जा हरारत में कंफर्ट होता है, और अगर दूध अच्छा लेना है, प्रोडक्शन अच्छी लेनी है, तो उसको इतने से इतने दर्जा हरारत में रखना चाहिए, वो क्या हो सकता है? जानवर का अपना बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा, इसको अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो ये 101 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑलमोस्ट बनता है। 37 डिग्री ज़्यादा बेहतर है जी, हम तो डिग्रियों में मापते हैं इंसानों को, फ़ारेनहाइट का पता भी नहीं लगता लोगों को। तो इसी तरह इसके आसपास जो भी टेम्परेचर होगा ठीक है, वो जानवर के लिए फिजिबल होगा। ठीक है, और ख़ास तौर से 30 से 40 के दरमियान ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो ये उसके लिए बेहतर है। जिसको हम ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। अच्छा, तो ये आपकी रिकमेंड। अच्छा, हमारा प्रोग्राम का वक्त भी खात्मे के करीब है, मैं आपसे थोड़ा थोड़ा सजेशन भी लेना चाहूँगा कि फार्मर्स को ये भी बताते चलें कि भी ये इस मौसम में क्या करें। ये बेहतर है कि वो अपने शेड के अंदर थर्मामीटर लगा ले ताकि उसे टेम्परेचर का पता लगता रहे कि ये टेम्परेचर है, और ऑक्सीजन लेवल भी जो है आजकल तो सारी चीज़ों की सहूलियात है, ऑक्सीजन लेवल भी अंदर जो है वो नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। तो इसके लिए अगर ऐसी कोई आलात इस्तेमाल किए जाए सूटेबल है? जी बिल्कुल, आम फार्मर तो हमारा ये चीज़ें इस्तेमाल न कर रहा है और ना ही शायद करना चाहेगा। अब मेरा ख्याल है हालांकि 40-50 रुपए का थर्मामीटर लेकिन आएगा ये तो होना चाहिए, थर्मामीटर भी होना चाहिए शेड के अंदर, ठीक है, और ऑक्सीजन को नापने का भी आला होना चाहिए शेड के अंदर, ताकि पता चलता रहे कि हमारे जानवर कंफर्टेबल टेम्परेचर के हिसाब से और ऑक्सीजन सप्लाई के हिसाब से है या नहीं है। जहाँ हमने उनकी बेडिंग का इंतज़ाम किया है, नीचे फर्श का सफाई का इंतज़ाम किया है, उसको बनाने का इंतज़ाम किया है, छत का मैंने गुजारिश की थी, ये सारी चीज़ें दो। ये सारी चीज़ें टिप दे दें, एक दो टिप्स दे दें कि भाई सर्दियों से बचने के लिए ये मोटे मोटे काम हैं, दो कर लें, ये ज़रूरी है। सर्दियों से जानवर के बचाव के लिए जिस तरफ से हवा का रुख है, ख़ास तौर पे चूँकि सर्दियों में शुमाल से हवा चलती है, तो वो साइड मुकम्मल तौर पे तो बंद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हवा के ताज़ा हवा का गुजर रख के बाकी जगह बंद कर दी जाए। ठीक है। आप ज़रा क्विकली हमें बताइएगा कि खुराक के हवाले से क्या हो जिससे हम बच सकें, बड़ा क्विकली बताइएगा। देखिए, खुराक जानवर की जो बैलेंस डाइट है वो डिमांड करता है, जितना दूध देता है उसी हिसाब से उसको हमें सर्दियों से बचाने के लिए क्या जी, खुराक हो? सर्दियों से बचाने के लिए आप उसको जो अनमोल वंडा है, वंडा लाजमी दें जानवर को ना। वो बैलेंस उसकी डाइट है, उसमें सारे उसमें प्रोटीन, फैट, नमकियात और उसकी जो एनर्जी लेवल है वो पूरी होती है, वो उसको लाजमी दें। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है जी। बोदला साहब आप तशरीफ़ लाए, बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साबिर साहब आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल साहब आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने लाइफ स्टॉक पर बात की और कोशिश की कि वो सारे पहलू जाने जिसके ज़रिए हम अपने जानवरों को मौसम की शिद्दत से महफूज रख सकते हैं। उम्मीद है आपके लिए भी बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम लाइफ स्टॉक पर बात करेंगे, ख़ास तौर पर लाइफ स्टॉक पर मौसम के क्या असरात हो रहे हैं। इस वक्त मौसम सर्द है, मौसम में शिद्दत है, हम अपने जानवरों को इस मौसम से कैसे बचा सकते हैं। अगर जानवर बीमार हो जाते हैं तो फिर क्या किया जाए, बीमारी के वक्त जो है कहाँ से इमदाद हासिल की जाए, दवाई क्या दी जाए, खुराक क्या दी जाए, और वो क्या एहतियातें हैं जिनको अख्तियार करके हम अपने जानवरों को महफूज बना सकते हैं। इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। मेरे पहले मेहमान लाइफ स्टॉक के फार्मर हैं मियाँ अनवर बोदला साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उनके साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद साबिर अली साहब, आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं लाइफ स्टॉक के और जानवरों की सारी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ हमारे तीसरे मेहमान एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रब नवाज़ कौसर साहब, आप ज़राई यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और लाइफ स्टॉक के शोबे में पढ़ाते भी हैं, रिसर्च भी करते हैं। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर साबिर साहब आपसे बात करना शुरू चाहूँगा। ये मुझे बताइएगा कि लाइफ स्टॉक इस वक्त जो है उस पर बड़ा पोटेंशियल है, हम कहते हैं कि आगे बढ़ने के बड़े रास्ते हैं, लेकिन हमारा जो काश्तकार है, जो फार्मर है,
वो क्या मुकम्मल तौर पर आगाह है कि उसको लाइफ स्टॉक अगर उसका फार्मर बनना है तो उसके लिए जो जो ज़रूरियात हैं वो क्या हैं, और फिर लाइफ स्टॉक को संभालने की जो आगाही है वो उसके पास मौजूद है, या अभी हम इस सफ़र में बड़े पीछे हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने हमें यहाँ मदऊ किया ताकि हम लोगों को, अपने लाइफ स्टॉक फार्मर को इस हवाले से गाइड कर सकें कि अपने लाइफ स्टॉक फार्मिंग को कैसे मुनाफा बख्श बनाना है और क्या क्या इक़दाम लेने हैं। आपने जैसे पूछा कि अभी हम किस लेवल पे हैं, तो उस हवाले से देखें हमारा महकमा जो है वो फार्मर की आगाही के ऊपर बिल्कुल फोकस है। आप तो कोशिश कर रहे हैं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फार्मर की जो नीयत है वो, उसको ये अवेयरनेस है सारी? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, पहले से बहुत बेहतर है, अडाप्टेबिलिटी आ रही है लोगों में, न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ भी हम लोगों को गाइड भी करते हैं और लोग अडेप्टेबिलिटी की तरफ जा भी रहे हैं। ठीक है। जिसमें मैकेनाइजेशन हम कहते हैं कि लाइफ स्टॉक जो एक आम फार्मर है कि 2, 4, 5 जानवर रखने वाला है, वो पहले सिर्फ नॉर्मल जो रूटीन के आपके काम हैं उन पे फोकस था, लेकिन अब उनको हम कहा जैसे कि चारे की कमी को दूर करने के लिए साइलेज बनाएं, साइलेज की तरफ फोकस करें, तो बिल्कुल इंटरेस्ट ले रहा है फार्मर। नए जो तरीके हैं, जो जिद्दत है, जो जदीद मशीनरी है या दीगर टेक्निकल चीज़ें हैं, वो भी सारी इस शोबे में आ रही हैं, या अभी हम उससे बड़ा दूर है? नहीं, बड़ा दूर तो नहीं है, लेकिन ये है कि आ रही है अब इसके अंदर, अभी आ रही है। लेवल तो वो नहीं है जिसमें शायद दुनिया जो है इंशाल्लाह हम कोशिश यही है। हमारे साथ बोधरा साहब मौजूद है, फार्मर है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। बोधरा साहब ये बताएं कि पहले तो ये बताएं आपका फार्म है किधर? हमारा फार्म ये फिरोजाबाद से आगे दरिया के किनारे पे है। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ दरिया के किनारे पे तो फार्मों से अमूमन हमने सुना है कि जानवर चोरी हो जाते हैं। नहीं, चोरी नहीं होते, हमारा इलाका बड़ा महफूज है। अच्छा, आपका अपना भी दबका शबका होगा ना? नहीं, प्रेशर की बात नहीं है। अच्छा। उस इलाका है, आप जाएंगे अगर खानपुर काजिया की साइड पे, ठीक है, जिधर खानगढ़ लगता है, यहाँ चोरियाँ डकैतियाँ इतनी ज़्यादा जिसकी लोग रात को जाग जाग के गुजारते हैं। अच्छा, हाँ, इतनी बदमाशी है। अच्छा। लेकिन कुदरती ये बात है कि फिरोजाबाद से जो सड़क जाती है ना खानगढ़ को, ठीक है, उससे परली तरफ हमारा इलाका बड़ा महफूज है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा महफूज है। अच्छा, कितने अरसे से फार्मिंग कर रहे हैं? कितना अरसा हो गया? और ये तो हम बचपन से ही देख रहे हैं कि अच्छा। हमारे बुजुर्ग भी पालते थे, हम भी अच्छा। पाल रहे हैं जी। तो क्या क्या पालते हैं आप? वो पहले तो शुरू यही भैंसें थी। ठीक है, भैंसों का रिवाज, गाय का रिवाज अब आया है। ठीक है, पहले भैंसें ही पालते थे। ठीक है। गाय, अब हम भैंसें छोड़ रहे हैं और गाय की तरफ आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि भैंस खिदमत ज़्यादा मांगती है, दूध कम देती है। अच्छा, गाय दूध ज़्यादा देती है, खिदमत भी बेशक मांगती है, लेकिन ये दूध ज़्यादा देती है। उससे निस्बतन कम खिदमत करवाती है, खुराक कम होती है, दूध ज़्यादा देती है। खुराक ये ज़्यादा खाती है, गाय ज़्यादा खाती है। गाय ज़्यादा खाती अच्छा। है, इसको मुसलसल खिलाना चाहिए। अच्छा, अगर ये मुसलसल नहीं खिलाएंगे उससे प्रोडक्शन कम होगी इसके। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जब सर्दियां आती हैं जी जी। तो आपको एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी पड़ती होंगी, जानवरों को भी सर्दी लगती है। जी जी। तो आम तौर पर आप क्या करते हैं कि जानवरों को अंदर शेड में मुंतकिल कर देते हैं, या कोई गर्म अलाव जलाते हैं, कोई आग का बंदोबस्त करते हैं, क्या करते हैं? नहीं जलाते, शेड के अंदर कर देते हैं। अच्छा, अगर शेड ज़्यादा सर्दी हो जाए फिर ठीक तो है। उसको कवर भी कर देते हैं। ठीक है, वैसे डॉक्टर साहबान जो बताता है ना कि जानवरों को खुला रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम पुराने तरीके पे चल रहे हैं कि उसके दरवाजे भी बंद कर दिए, ये कर दिए, वो हर कर तरफ से बंद कर देते दिया। हैं। नहीं, मतलब वो दरवाज़ा नहीं, कोई पल्ली वगैरह डाल ठीक है। देते हैं, पर्दा कर देते हैं ठीक है, कि इसको हवा ना रहे। हालांकि जानवरों में भैंसों, गाय जो आज को बलेती गाय हैं, ठीक है, वो तो सर्दी गर्मी सब बर्दाश्त करती हैं। ठीक है। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, ये असल में बड़ा अहम मौजू है हमारे यहाँ। मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमारे यहाँ जो लाइफ स्टॉक के शोबे में लोग आते हैं, हमने सुना है बहुत नुकसान कर बैठते हैं। ख़ास तौर पे नया फार्मर जो है वो बड़ा नुकसान कर बैठता है। उसे आगाही नहीं होती कि मैंने किस तरह देखभाल करनी है जानवर की, सर्दी से किस तरह बचाना है, खुराक क्या खिलानी है, बाकी जो चीज़ें। इस वक्त मौसम की शिद्दत है, सर्दी है काफ़ी, तो आपके ख्याल में ये मौसमी असरात से बचाने के लिए एक जनरल सी जो कोशिश है या जो एहतियातें हैं वो क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, मैं अपने फार्मर भाइयों को सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जब आपने अपना फार्म बनाना है तो उसके लिए जो जगह आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो अतराफ़ से ऊंची होनी चाहिए,
ताकि जरा अगर थोड़ी सी हाइट पर हो। हाँ थोड़ी सी या हाइट पे हो, अगर नहीं है तो टिब्बा शिब्बा बना लें उसको। बना लें, ताकि अगर बारिशों का मौसम हो, जैसे आजकल बारिशें भी आ रही हैं, सर्दी भी है, ठीक है। तो इन दिनों में फार्म के अंदर पानी जमा ना हो। सबसे पहली एहतियात तो ये करनी चाहिए। अच्छा, फार्म के अंदर पानी नहीं जमा होना चाहिए। फार्म के अंदर पानी जमा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जहाँ पे जानवर बांधे जाते हैं, जो शेड बनाया जाता है, उसमें भी उसका जो फर्श है वो ढलवान होना चाहिए, ताकि जानवरों का पेशाब गोबर निकलता रहे और जानवरों के नीचे उनको सर्दी महसूस ना हो, ख़ास तौर पे इस मौसम में। अच्छा, और फिर जो आपने शेड बनाया है, उसकी जो छत है वो भी दोनों तरफ ढलवान होनी चाहिए। इसमें दो सिस्टम है सर। अच्छा, छत भी ढलवान होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। ताकि छत पे भी पानी ना खड़ा हो। ताकि छत पे भी पानी खड़ा ना हो, वो एक साइड पे निकलता जाए। और इसमें जो हम फार्म बनाते हैं, उसमें शेड बनाने के दो सिस्टम है हमारे, सिंगल रॉ और डबल रॉ। ठीक है। अगर सिंगल रॉ है तो फिर शुमाल वाली साइड ऊंची रखें और जनूब वाली साइड नीची रखें छत की। इसमें क्या हिकमत है? इसमें हिकमत यही है कि पानी जनूब की तरफ नीचे उतरेगा, और जनूब में आमतौर पे जब धूप लगती है तो वो पूरे शेड को धूप लगेगी और पानी खुश्क कर देगी। ठीक है। और अगर शुमाल और जनूब दोनों तरफ आपने रखा हुआ है तो शेड की दरमियान वाली जगह जो है उसको आप ऊंचा रखें, उसका लेवल बराबर रखें और दोनों साइडों पे ढलवान रखें उसकी, ताकि दोनों साइडों पे पानी बराबर गिरे और वो फार्म के अंदर या शेड के अंदर पानी ना गिरे। तो ये सबसे बड़ी एहतियात है इस मौसम के हवाले से और फार्म बनाने के हवाले से। और फिर जैसा कि बोदला साहब ने भी फरमाया कि इस मौसम में ख़ास तौर पे रात को जानवर बिल्कुल बाहर ना बांधे जाएं, उनको शेड के अंदर बांधा जाए। और जब बारिश हो उस वक्त भी जानवरों को खुली जगह पे ना बांधा जाए, उनको शेड में ला के उनकी जो मखसूस जगह है, जितनी उनको जगह दी जाती है, उस जगह के हिसाब से अपने जानवरों को आप शेड में आराम से बांधें। अच्छा, ये बताएं कि हमने देखा है बहुत सारे जगहों पर जानवर रात को बंधे होते हैं बाहर खुली जगह पर, सर्दी में भी बंधे होते हैं, तो इससे नुकसान क्या होता है? इससे ऐसा होता है जी कि अगर जैसे अब मौसम गैर यकीनी सा है, बादल है, रात सुबह के टाइम इंतहाई धुंध होती है, ठीक है, बारिश भी हो सकती है, ठीक है, तो जानवरों को नमोनिया होने का खतरा है। और जब जानवर को नमोनिया हो जाएगा तो उसकी पैदावार यकलख्त ख़त्म हो जाएगी, उसकी सेहत भी डाउन हो जाएगी। अगर हमने गोश्त के लिए पाला है तो उसका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। अगर दूध देने वाला जानवर है तो वो दूध देना बंद कर देगा और फिर उसका इलाज हमें कम से कम एक हफ्ता या 10 दिन तक मुकम्मल लगातार करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक तो पहलू ये हो गया ना जी कि हमने जो बारिश का पानी है उसको निकालना है जी, वहाँ जानवर पेशाब वगैरह करते हैं तो वो जगह भी जो है गीली नहीं होनी चाहिए, निकाल देना चाहिए। दूसरा एक बड़ा पहलू है, हम अमूमन देखते हैं कि लोग जो है वो सफाई का ख्याल नहीं रखते, कच्चे फर्श होते हैं और वहाँ कीचड़ सा बना हुआ होता है और वो सफाई तो शायद हल्की फुल्की हो जाती है, लेकिन वहाँ अमलन आप देखें तो वहाँ खड़ा नहीं हुआ जा सकता, इस तरह का मंजर होता है। तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? इससे नुकसान यही है जी कि जब कच्ची जगह होगी जहाँ हम जानवर बांधते हैं तो वो उसका लेवल एक नहीं रहेगा, ऊंची नीची रहेगी, जानवर आगे पीछे होगा तो उसके पाँव को मोच आने का ख़तरा है, जब जानवर बैठेगा तो उसको चोट लगने का ख़तरा है। तो इन चीज़ों से बचाव के लिए बेहतर ये है कि वहाँ आप सिर्फ ईंटों का फर्श लगा दें, सीमेंटेड फर्श ना हो, कंक्रीट का फर्श ना हो। अगर कंक्रीट का भी लगवाना है तो उस पर रिजिड सी बना दी जाए ताकि जानवर स्लिप ना हो, तो स्लिप हो के गिरे ना। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ईंटों का सोलिंग टाइप नहीं लगाना बल्कि कश्ती टाइप ईंटों का फर्श लगाएं, उसकी दर्जें पुर कर दें और उस फर्श पे जानवर खड़े हों आपके। अच्छा, ये बोदरा साहब से पूछते, बोदरा साहब आपका जो फार्म है उस पे आपने जो अपना फर्श है वो कच्चा रखा हुआ है या फर्श लगाया? कच्चा है ना? कच्चा है। इसमें एक पहलू ये है कि वो जानवर अगर पक्के फर्श पे उसको बांधा जाए तो वो आसूदा नहीं होता, ऐसे फील होता है कि भाई जो है वो कंफर्टेबल। सुबह जब उनको बाहर निकालेंगे शेड से, ठीक है, शेड निकालने के बाद दूध वगैरह करें, उसका जो शेड है नहीं, शेड को पहले साफ़ करवाएंगे, गोबर पेशाब वगैरह है ना वो साफ़ करते हैं, ठीक है, सारा दिन वो खुश्क होता रहेगा। अच्छा। वो जो गोबर बाहर निकालते हैं उसको फैला देते हैं, उसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में पा कहते हैं, ठीक है। वो बड़ी गर्म होती है, वो सूख जाती है, खुश्क हो जाती है। शाम को बांधने से पहले वो गोबर का वो जो कचरा है, ठीक है, वो खुश्क होया वो उसको उसके नीचे डाल देते हैं। अच्छा, उसके लिए वो तो रात को सुकून से रखते हैं। अच्छा, अच्छा। तो आप फर्श पक्का क्यों नहीं करवाते? फर्श पक्का बिल्कुल नहीं लगवाया, सच्ची बात है कि अभी इरादा कर रहे। टेक्निकल वजह है या बस सिर्फ? नहीं, टेक्निकल नहीं, ये बस ऐसे ही पुराने ख्यालों के मुताबिक चल रहे हैं हम। ठीक है। तो अभी नया ही उधर शिफ्ट किया मैंने। ठीक है। तो ये एक बड़ा शेड बनाएंगे, ज़ाहिर है जैसे डॉक्टर साहबान बताते हैं कि पानी ढलवान हो, फर्श पक्का हो, ठीक है, उसका जो जानवर आराम से बैठे उठे सारे। अगर ये अगर
उसको पानी खड़ा हो जाएगा ना, पेशाब होगा, गोबर होगा, उसके सोमों में कीड़ा बनेगा फिर। ठीक है, वो नुकसान होगा। हाँ, इस पे हम मज़ीद नुकसान बात होने का करते हैं। खतरा है और बीमार होने का भी खतरा डॉक्टर है। साहब भी हाँ, शामिल करते जैसे हैं जी। डॉक्टर डॉक्टर साहब बता ये रहे हैं देखिए, ना, ये आप तो क्योंकि एक्सपर्ट है ना जी, ये बड़ा अहम मामला है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और उनसे पूछा कि आपने ये फ़र्श क्यों नहीं लगवाया हुआ, तो वो कहते हैं कि जी इससे जानवर जो है वो डिस्कम्फर्ट होता है, कच्ची जगह पर जो है वो आसूदा होता है, बैठने में भी आसानी होती है, खड़ा होने में भी आसानी होती है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? सर देखें, फ़र्श तो जो है वो पक्का होना ज़्यादा बेहतर है, उसकी सफाई करना आसानी के साथ है। ठीक है। सफाई की मैनेजमेंट अच्छी होगी तो ज़ाहिर है बाकी चीज़ें भी उनकी ठीक हो जाएंगी। ठीक है। कच्चा इन दी सेंस वो रखते हैं कि चलें कुछ देर के लिए जानवर को नेचुरल जो इन्वायरमेंट है ना वो फील हो। हम ये कहते हैं कि जो शेड के अंदर जो पोजीशन है वो पक्की होनी चाहिए। जब सेहन में आपने बांधना है वो कच्चा भी हो तो कोई नहीं, बाद औक़ात नीचे नरम बेडिंग करने के लिए उसमें हम वो भालिया इस तरह की चीज़ भी डाल सकते हैं ताकि जानवर अच्छा उसमें कंफर्ट फील करता है। जी, उसमें गर्मियों के मौसम में तो ठंडक फील होती है उसमें, और जो अगर सर्दियों में है तो बेडिंग उसको वो गर्माइश उसके में रहती है ना। ठीक है। कोई लेकिन उसको बेहतर ये है कि सफाई जो है वो पक्के फर्श की बेहतर होती है, डिसइंफेक्शन बेहतर हो जाती है। वो आप कर सकते हैं कि अंदर जो है जहाँ पे धूप नहीं आती उधर आप फर्श पक्का रखें तो ज़्यादा बेटर है ना सर। अच्छा, मतलब ये जो जिन लोगों ने अपने फर्श कच्चे रखे हुए हैं इस वजह से कि हमारा जानवर जो है वो इसमें ज़्यादा आसूदा है, उनको इस ख्यालात को बदलना चाहिए और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपने फर्श जो है वो पक्के कर लें। वो पक्के करें। अच्छा, उसके लिए कोई खास उसको बनाने के लिए भी कोई खास टेक्निक है, या ईंटों का फर्श ठीक है, या उस पर प्लस्तर हो जाए, सीमेंटेड हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा? जो सीमेंटेड होगा तो उसमें आप बीच में दर्जें इस तरीके से बनाएं ताकि उसमें जानवर जो है स्लिप ना हो सके ना, क्योंकि पेशाब भी करता है, मौसम है, गोबर भी है, साथ मिक्स होगा तो वो स्लिपरी हो जाता है ना। उसमें जो सीमेंटेड अगर बनाएंगे तो वो उसमें बिल्कुल रिजिज, जैसे डॉक्टर रब्दमा साहब ने भी फरमाया कि वो रिजिज होना बेहतर है उसके लिए ना, ताकि उसकी ग्रिप को खड़े होने में आसान। रिजिज में तो फिर वो ये भी है कि वो सफाई थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, इस पर हम डिटेल से बात करते हैं। खासतौर पर हम फोकस करेंगे कि ये जो सर्दियों का मौसम है इसके क्या असरात पड़ रहे हैं और किस किस जानवर को ज़्यादा ख़तरा होता है और किस तरह बचाना है। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।